अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जिस तरह से सबसे पहले हम लोग आईएएस को गो थ्रू करते हैं और स्टैंडर्ड को देख रहे होते हैं, तो हमने जो है वो काफ़ी हद तक हमारा जो आईएएस 20 है उसको गो थ्रू कर लिया है। और पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी न्यूमेरिकल्स भी बताए। इस वीडियो में हम पहले तो आईएएस को गो थ्रू करना कंप्लीट करते हैं और फिर हम मजीद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पैरा 32 में लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, और कहता है गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेएबल shall be accounted for as a change in accounting estimate. See IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimate and errors. Repayment of a grant related to income shall be applied first against any unamortized deferred credit recognized in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment shall be recognized immediately in profit or loss. देखो वो कहता है कि IAS 20 में कि अगर लेट से कोई गवर्नमेंट ग्रांट है वो रीपेएबल हो जाती है, यानी कि आप कंडीशंस पूरी नहीं कर सकते हो, तो उसको आप IAS 8 में जो बातें लिखी हुई हैं उस हिसाब से ट्रीट करोगे और ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज होगा। फिर उसने बोला कि जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होगी, हमने देखा ना एक रिलेटेड टू एसेट होती है और एक रिलेटेड टू इनकम होती है, तो रिलेटेड टू इनकम होगी उसके लिए आप क्या करोगे कि अगर कोई भी अनएमोटाइज्ड अमाउंट है, डेफर्ड क्रेडिट है, यानी कि आपने डेफर्ड लाइबिलिटी डेफर्ड इनकम बुक करी हुई है, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके पीएनएल में चार्ज कर रहे थे, बीएनएल में इंक्लूड कर रहे थे एज अ इनकम, जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, तो आप सबसे पहले तो उसको ख़त्म करोगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप उसको रिड्यूस करोगे, उसको ख़त्म करोगे। ठीक है। तो वो बोलते हैं टू द एक्सटेंट दैट द रीपेमेंट एक्सीड्स, अच्छा सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट, यानी कि डेफर्ड जो आपका इनकम है वो डेबिट, और आप पेमेंट कर रहे होगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment shall be recognized immediately in profit or loss. लेकिन क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेफर्ड इनकम को आप क्या करते रहते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम बुक करते रहते हो। तो ऐसा हो सकता है मिसाल के तौर पर आपने रीपेमेंट करनी है 100 की, लेकिन आपके पास डेफर्ड इनकम का बैलेंस है 80, तो बकाया जो 20 होगा वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए, एक ब्रीफ सी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा ही देता हूँ। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रेजेंट हो, तो हम जो है वो रीपेमेंट वाले जो पैराग्राफ्स हैं उसका कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए लेट से आपको गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, टोटल जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी वो 100 मिली थी, और आपने जो है ना 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये और 20 रुपये कर कर ना 5 साल में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम जो है वो रिकॉर्ड करना था। सही है ना। अब लेट से एक साल गुजर चुका है। अगर एक साल गुजर चुका है, आफ्टर वन ईयर आपने पहले साल में जो है वो 20 रुपये की इनकम रिकॉर्ड कर दी होगी, यानी कि आपने देखे ना इनिशियली क्या एंट्री पास करी होगी, बैंक डेबिट 100, डेफर्ड इनकम क्रेडिट 100। फिर जब पहला साल खत्म हुआ होगा तो डेफर्ड इनकम डेबिट 20, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 20। अब पहला साल गुजर गया, ये पहले साल के आखिर की पोजीशन है। तो पहले साल के आखिर में जो आपका डेफर्ड इनकम का अकाउंट होगा उसका बैलेंस 100 नहीं होगा, बल्कि उसका बैलेंस 100 - 20 यानी कि 80 होगा। ये बैलेंस बैलेंस शीट पर आ रहा होगा। पिछले पैराग्राफ्स की जो मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल करी है उससे आप जरा इसको टैली करिएगा। ये एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, पहले साल का आखिर। अब लेट से दूसरा साल जो है उसमें ये पूरी ग्रांट जो है ना वो रीपेएबल हो गई, यानी कि आपने 100 रुपये दोबारा से वापस पे करने हैं, आपने गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी वो आप पूरी नहीं कर सके। अब आप क्या करोगे, सवाल कहता है कि भाई आप एक तो डेफर्ड इनकम को जो है वो डेबिट कर देना। अच्छा, डेफर्ड इनकम में आपके पास 100 - 20 यानी कि 80 का बैलेंस है, तो 80 से इसको डेबिट कर देना। लेकिन आपने पे कितने करने थे, पे बैक आपने 100 लिए थे तो 100 पे बैक करने, बैंक तो क्रेडिट 100 से होगा।
तो अब 20 से जो है ना 20 रुपये जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो कर देना। जो आपने पिछली इनकम शो करी होगी अब वो एक्सपेंस में आ गया, तो उसका जो इम्पैक्ट आपने पॉजिटिव एक लिया था प्रॉफिट्स में, अब उसका इम्पैक्ट आपने नेगेटिव ले लिया प्रॉफिट्स में। तो आपने ये करना है, देखें, रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट। पहले आप डेफर्ड इनकम को डेबिट बैंक को क्रेडिट करोगे टू द एक्सटेंट दैट द रीपेमेंट एक्सीड्स एनी सच डेफर्ड क्रेडिट। लेकिन अगर रीपेमेंट 100 की है और वो उसमें बैलेंस 80 का था, यानी कि 20 से एक्सीड कर रहा है, और व्हेन नो डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट, और ऐसा भी हो सकता है ना कि डेफर्ड इनकम एग्जिस्ट ही ना करता हो। मिसाल के तौर पर 5 साल तक आप डेफर्ड इनकम डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट एंट्री पास करते रहते, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, 80 60 40 20 0 पर आ गया था। द रीपेमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितना भी बैलेंसिंग फिगर होगा ये 20 भी हो सकता है, अगर दूसरे साल के आखिर में ये हरकत हुई थी होती रीपेमेंट की तो 40 भी हो सकता था, तीसरे साल के आखिर में ये हरकत होती तो 60 भी हो सकता था, चौथे साल के आखिर में होती तो 80 भी हो सकता था, और आखिरी साल में होती थी तो ये 100 भी हो सकता था। इसको डेबिट करोगे। अच्छा, ये थे आपके पास इनकम से रेलिवेंट चीजें। फिर है आपके पास रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट। किसी एसेट से रेलिवेंट अगर ग्रांट हो, एसेट वाली एग्जांपल्स भी हमने पहले करी हैं। शेयर बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय द अमाउंट पेएबल। अब जो एसेट वाले केस थे, उन एसेट वाले केसेस में दो बातें थी। एक बात तो ये थी कि हम क्या करते थे कि हमारे पास जो एसेट होता था हम उसकी कैरिंग अमाउंट को कम कर देते थे, और हम एसेट की कैरिंग अमाउंट को कम करते थे, और कैरिंग अमाउंट को कम कर कर और फिर जो है वो कम कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती थी। तो वो कहता है कि अब आप, अगर आपके पास रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट है जो कि रिलेटेड टू एन एसेट है, एक एसेट से रिलेट करती है, शेल बी रिकॉग्नाइज बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो आप कैरिंग अमाउंट को दोबारा से इंक्रीज कर दोगे। यानी कि मिसाल के तौर पर आप ग्रांट जो है वो पेएबल हो गए, वापस पे कर रहे हो, तो आप बैंक को तो क्रेडिट करोगे, लेकिन आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या जो भी एसेट है उसको इंक्रीज कर दोगे। इसको इंक्रीज करने से होगा क्या, इसको इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और फ्यूचर की इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। और रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय द अमाउंट रीपेएबल। या फिर दूसरा तरीका ये होता था कि आप डेफर्ड इनकम को अलग से लेकर चल रहे होते थे, राइट, जिस तरह से इनकम अप्रोच में लेकर चल रहे हो। तो वो कहता है कि उस केस में आप डेफर्ड इनकम को जो है वो रिड्यूस कर दोगे, जिस तरह से हमने ऊपर किया है। डेफर्ड इनकम को रिड्यूस करना है यानी कि उसको डेबिट करना। देखें, आप इनकम वाली जो मिसाल है ना उसको दिमाग में बिठाएं। एसेट वाली एग्जांपल अभी मैं दिमाग आपको न्यूमेरिकल डेमोन्स्ट्रेट अभी नहीं कर रहा, जब हम सवालात करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन इसमें भी वही चीज़ चलेगी जिस तरह से इसमें चलती थी कि डेफर्ड इनकम को रिड्यूस यानी कि डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। बट अमाउंट रिपेबल, ये अब एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसको हम देखेंगे अपने सवालों में कैसे अप्लाई करना है। बोलते हैं द क्यूम्यूलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस टू डेट इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और लॉस। जब आप एसेट की वैल्यू को कम करते हो तो हमने अपनी एग्जाम्पल में देखा था कि डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही होती है। अब वो बोलता है कि ऐसा करने से अगर पिछले सालों की कुछ डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई हैं तो उन वो सारी डेप्रिसिएशन इस साल आप एक ही झटके में एक ही साथ रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, चलें इसकी कुछ एक आधी एग्जाम्पल छोटी सी देख लेते हैं जो मैं आपको फिल वक्त फ़ौरन से करवा सकूं। बहरहाल ये वो एरिया है जो मैं जनरली जो है वो प्रेफर करता हूँ कि एक बार स्टैंडर्ड को गो थ्रू कर लिया जाए, और गो थ्रू करने के बाद जो है ना वो हम जब सवालात कर रहे हो तो सवालात में इसको जो है ना वो डिटेल में डिस्कस किया जाए। लेकिन एनीवेज 1 मिनट मैं आपको जो है ना वो देखता हूँ कि कोई अगर छोटी सी एग्जांपल करवा सकूँ। तो चले हम सवालों के वक्त ही इसको देख लेंगे, या मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा। बहरहाल ये कोई मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपने जो है वो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन जो है उसको रिकॉर्ड बैक कर देना है। 33 में यह है कि circumstances giving rise to repayment of a grant related to an asset may require consideration to be given to the possible impairment of the new carrying amount of the asset। यानी कि जब आपने गवर्नमेंट ग्रांट को रीपे करना होता है तो ऐसा हो सकता है कि IAS 36 के हिसाब से उस एसेट की कुछ इम्पेयरमेंट भी हुई हो। तो सवाल ये कहता है, ये पैराग्राफ ये बताता है कि आपने
जब ग्रांट रीपेएबल हो रही है तो आपने उस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी कर लेनी है। ठीक है जी। तो अच्छा, इसका एक पास पेपर भी आया है, तो हम पास पेपर में भी इसकी मिसाल देख लेंगे, और अलग से भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग दे दूं इसके एग्जाम्पल पर। लेकिन यह है कि बस रीपेमेंट के वक्त आपने जो है ना वो ये वाली चीज़ अगर दिमाग में रख ली ना, ये एग्जाम्पल आपने दिमाग में रख ली, तो आपके पास एसेट वाले सवाल भी हो जाएंगे जो हम पास पेपर के वक्त करेंगे। अच्छा जी, आगे भी बढ़ ही लेते हैं, आगे भी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। इस स्टैंडर्ड के बाकी पैराग्राफ जो हैं वो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, लेकिन देख लेना अच्छी बात है। तो अब गवर्नमेंट असिस्टेंस की हेडिंग आ रही है। गवर्नमेंट असिस्टेंस में लिखता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स इन पैराग्राफ नंबर 3 आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot reasonably have a value placed upon them, and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity। बोलता है कि कुछ गवर्नमेंट असिस्टेंस की ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और उनको हम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। Examples of assistance that cannot reasonably have a value placed upon them are free technical or marketing advice and the provision of guarantees. An example of assistance that cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity is a government procurement policy that is responsible for a portion of the entity's sales. The existence of the benefit might be unquestioned, but any attempt to segregate the trading activities from government assistance could be well be arbitrary. कुछ उसने एग्जाम्पल्स दिए असिस्टेंस की कि क्या हो सकती हैं। Significance of the benefit in the above examples may be such that disclosures of the nature, extent, and duration of the assistance is necessary in order that the financial statements may not be misleading। यानी कि आप उनके डिस्क्लोजर्स लाजमी तौर पर शो कर दोगे। ठीक है, आपका डिस्क्लोजर दिखाना, डिस्क्लोजर्स का मतलब ये है कि नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज़ें दिखाना आपके लिए ज़रूरी होगा। In this standard, government assistance does not include the provision of infrastructure by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities such as irrigation or water reticulation, which is available on an ongoing indeterminate basis for the benefit of an entire local community। वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस में इस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चीज़ें नहीं आएंगी जो कि बिल्कुल ही बेसिक है और सबको प्रोवाइड करी जा रही हैं, सच एज जनरल ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं, कहीं पर इम्प्रूव सप्लाई इरिगेशन की या वाटर की है। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में आता है और पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट करता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस में कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ी हुई चीज़ें आएंगी। फिर डिस्क्लोजर्स में क्या क्या शो करना है, द फॉलोइंग मैटर शेल बी डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट की क्या पॉलिसी यूज करी है और किस तरह से उसको डिस्क्लोज किया है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड an indication of other forms of government assistance from which the entity has directly benefited। जिन गवर्नमेंट असिस्टेंस और ग्रांट से कंपनी को फायदा हुआ है। Unfulfilled conditions and other contingencies attaching to government assistance that has been recognized। कोई unfulfilled conditions हैं या contingencies हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस से रेलिवेंट। फिर ट्रांजिशन डेट है, इफेक्टिव डेट है, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है, तो ये मैंने IS-20 को गो थ्रू करवाया। अब मजीद चीज़ें जब इंशाल्लाह हम इसके सवालात करेंगे तो उसमें डिस्कस करते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, तो आपका सवालात भी करना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।